उससे पहले बता दूं कि राजद से हमारे पास जुड़ चुके हैं, इस महापंचायत के महाडिबेट में जुड़ चुके हैं राजद से अब्दुल इस्लाम शाहीन जी, जो कि समस्तीपुर के एमएलए भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता की भी भूमिका निभाते हैं और मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं। अब्दुल शाहीन जी, स्वागत है महापंचायत में। धन्यवाद सर। सुशील मोदी जी ने आप लोगों के प्रति बहुत सिंपैथी दिखाई है। बीते कुछ दिनों में लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंताएं उनकी बनी रहती हैं। एक ट्वीट किया है उन्होंने, एक ट्वीट करके उन्होंने अभी जस्ट आप लोगों से कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने राजद के मनोकामनाओं पर पानी फेर दिया है, ना तो अब लाठी में तेल पिलाने का मौका मिलेगा और ना ही बूथ लूटने का मौका मिलेगा। बूथ लूटने का आरोप लगा रहे हैं आप पर, क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात जो चुनाव आयोग ने जो आज उनका कुछ आया है रिपोर्ट, उसके बारे में कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की मांग यह थी कि अभी बिहार में लगातार कोरोना से लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है और एक तरफ बाढ़ से भी पूरा बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। कुछ समय बढ़ाना चाहिए और लाशों की ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, महीना 2 महीना 4 महीना अगर बढ़ जाता है तो। एक मांग मेरी यह थी। दूसरी मांग यह थी कि अगर चुनाव हो तो परंपरागत तरीके से हो, वर्चुअल रैली वगैरह जो होते हैं उस तरह से ना हो, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपेंस होगा और वैसी पॉलिटिकल पार्टी उसमें माइलेज ले जाएगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर पार्टियां हैं वैसे तमाम दलों को बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है। ये कुछ मांगे मेरी थी, तो उन तमाम मांगों पर को अभी रिपोर्ट का अध्ययन पूरी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वैसे तमाम बातों को मद्देनजर नहीं रखा गया है। और हम लोग यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाहती है, तमाम संस्थाएं उस तरह से काम करती है। ये छुपा हुआ नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं है। कब चुनाव होना है और कब चुनाव नहीं होना है, किस तरह से चुनाव होना है, बैलेट से हमारा मांग था कि बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम पे एक अविश्वसनीयता, जनता पे अविश्वास पैदा हुआ है ईवीएम पर। तो जनता को का विश्वास जितना है लोकतंत्र में, जनता अगर ईवीएम चाहती है तो ईवीएम से करा लेना चाहिए। कुछ मांगे हमारी थी जिसको पूरा नहीं किया गया और मुझे समझ में नहीं आता है कि सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री होकर, एक वरिष्ठ नेता बिहार के होकर के ओछी ओछी बात करते हैं, ओछा बयान देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता देख रही है कि आप उप मुख्यमंत्री थे, आप कोरोना के समय घर से नहीं निकले, बाढ़ के समय नहीं निकले। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, आप उसके घर पर नहीं गए। मतलब पूरा बिहार, पटना से लेके पूरा बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आप उप मुख्यमंत्री होते हुए, इतने बड़े मतलब सत्ता के पक्ष के होते हुए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सत्ता में बैठ करके बयानबाजी नहीं करना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए, कोरोना में लोग मदद करना चाहिए। जो आरोप लगा है आप पर, वो कहीं ना कहीं आपके वोटरों पर भी लग रहा है। सीधे तौर पर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बात के लिए कि राजद आज के समय में भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास न करके कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। वो उस बैलेट पेपर से जिसकी विश्वसनीयता बहुत पहले खत्म हो गई है, ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लाठी के दम पर बूथ लूटने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी लूटा है क्या? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद हमसे जुड़े हुए नहीं है अब्दुल शाहीन जी, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, बहुत जल्द जुड़ेंगे। बता दें आपको कि इस महापंचायत में, महाभारत में आपको जोड़ा गया है भारत लाइव में। आप लगातार देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक कहीं ना कहीं ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी है जो परंपरागत चुनाव की गाइडलाइंस नहीं कही जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग चुनाव के दौरान कैसे हो सकता है? किसी भी पर्व में लोग सड़कों पर किस तरह से घूमते हैं आपको पता होगा। बिहार में हर दिन पर्व मनाते हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने को लेकर अनिवार्यता और कई तरह की बाध्यताएं लगा देना, खासतौर पे उनके लिए जो चुनाव लड़ने जाएंगे। कौन कौन सी ये बाध्यताएं हैं, कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, ये सब आपको बताते हैं बहुत तेजी से। इसी बीच हमारे साथ कई अन्य पार्टियों के गेस्ट भी जुड़ते जाएंगे, उन्हें एक एक करके हम आपके पास सामने लेके आकर प्रस्तुत भी करेंगे। मानव रंग जी ने अपनी बात रखी और बहुत हद तक उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर और जो चुनाव होंगे उसके लेकर जो गाइडलाइंस आई है उन सभी को उन्होंने पढ़ा है और वो बिल्कुल संतुष्ट है। आपको बता दें कि यही कारण था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बैठक हुई थी 9 दलों की, जो विपक्ष 9 दल हैं, उन सभी ने बैठकर इलेक्शन कमीशन के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि कोरोना के काल के कारण चुनाव बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम कुछ नियमों में बदलाव कीजिए।
और डिजिटल चुनाव को लेकर आपको बता दें कि असली मुद्दा कोई पकड़ नहीं पा रहा। कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। खास तौर पे अभी जो परिस्थिति है उसमें मैं बता दूं आपको कि हाँ, अतुल साहिब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे सवाल लेना चाह रहा हूं। मैं अतुल जी, आप हैं हमारे साथ क्या? हम दर्शकों का भी बार बार धन्यवाद देंगे, लगातार इस डिबेट में बने हुए हैं। अतुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। टेक्निकल पॉइंट की वजह से वो नहीं आ पाए थे। सवाल मैं उनसे फिर से जारी रखूंगा अपना। मेरी बात सुन पा रहे होंगे सर? अतुल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, नहीं सुन, सवाल नहीं सुन पाए थे, बोलिए। जी, सवाल मैं फिर से कर देता हूँ सर। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां भी लोगों में जनसंपर्क का एक बड़ा माध्यम होता है रैली, और इस रैली के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचते, खास तौर पे उन लोगों तक जो समाज के पिछड़े पायदान से आते हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं उस तबके से आते हैं, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है। सब तरह के तमगे लगा दिए, सारे तमगे उनके लिए कहीं ना कहीं निगेटिव ही होते हैं। और ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। कहा जा रहा है एक सर्वे के हिसाब से कि बिहार में लगभग 55% लोगों के पास ही मोबाइल है, और इसमें भी 30% के थोड़ा सा ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, और इन स्मार्टफोन्स पे इंटरनेट भी बहुत कम लोगों के पास ही है। अब 25% लोगों तक अगर इंटरनेट के माध्यम से पहुंच पाएंगे तो राजद के वोटर्स कहां से आपको वोट कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में लड़ने में डिजिटली समस्या तो होगी। अतुल जी, निश्चित रूप से इस संकट के घड़ी में चुनाव होने से कई समस्याएं आएंगी। वोटिंग प्रतिशत बहुत कम होगा, लोग अपनी जान पर रिस्क लेकर के इस चुनाव में हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे। चुनाव होता है लोग के जीवन को सुधारने के लिए और जीवन में तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए, ना कि चुनाव हमारे लिए और संकट पैदा कर दे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आबादी चुनाव में नहीं आ पाएगी। आज भी आधी से अधिक आबादी है जो घरों में रहती है, बहुत आवश्यक पड़ने से घर से निकलती है और वो मॉल वगैरह या कहीं भी मार्केट वगैरह में नहीं जाती है, भीड़ वगैरह में नहीं जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से इलेक्शन होगा तो एक आधी आबादी तो कम से कम ऐसी है जो वोट गिराने नहीं जाएगी। आधी से अधिक आबादी। विधायक है, आप सर खुद एक विधायक है। विधायकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको जो सिक्योरिटी मनी जमा करनी है वो भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। 5 लोगों को लेकर आप जनसंपर्क कर सकते हैं। अगर कोई गलती कर देते हैं तो एक बार आपको हो सकता है कि आप पर केस हो जाए, लेकिन अगर गलतियां 2-3 हो जाए या किसी तरह से आप घेर में आ जाए इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के, तो हो सकता है कि आपकी नियुक्ति भी कैंसिल कर जाए और आपको हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में कैसा लगेगा? नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र में जो भी अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को या जनता को जो भी अधिकार की रक्षा करते हुए चुनाव आयोग को किसी भी तरह का फैसला लेना चाहिए। लोकतंत्र में अनपढ़ लोग भी हैं, अंगूठे छाप लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो नाम नहीं पढ़ सकते हैं, वो सिंबल देख करके वोट करते हैं, साइन नहीं कर सकते हैं, अंगूठा दे करके करते हैं। बड़ी आबादी है, खास के बिहार इस मामले में पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। साक्षरता का मामला हो, टेक्निकल मतलब एजुकेशन का मामला हो या आधुनिकता से जुड़ाव का मामला हो, तमाम क्षेत्रों में जो आपने भी अभी आंकड़ा दिया सोशल मीडिया का या फिर व्हाट्सएप का या एंड्रॉइड मोबाइल का, तमाम तरह का जो आंकड़ा, तो बिहार हर मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और हर तरह से टेक्नोलॉजी और तमाम तरह की जानकारी का अभाव यहाँ के आधी से अधिक आबादी के पास है। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग को लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कठिनाई पैदा हो रही है तो चुनाव का महीना, 2 महीना, 3 महीना डेट भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति जिसको कहते हैं, जिसको कुछ भी समझ में इन सब बातें नहीं आती है, ऑनलाइन क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ये तमाम चीज उनका ख्याल रखते हुए करना चाहिए। सबसे कमजोर लोगों का, सबसे अनपढ़ लोगों का, अशिक्षित लोगों का ख्याल रखते हुए करना चाहिए। आपकी पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक होगा। अगर ऐसा नहीं करती है आपकी पार्टी के जो वोटर्स है, आपकी पार्टी के जो आपके महागठबंधन के जो वोटर्स है, इन वोटर्स को भले ही इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी ना हो, ये सब चीजें ना हो जो आजकल के चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक पड़ेंगी, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर तो आप लोग छाए हुए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर राजद नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। आपसे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं पूरे बिहार से, फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। आप भी खुद बहुत टेक सेवी हैं, आप लगातार लोगों के बीच भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक और ट्विटर पर आप भी छाए रहते हैं। तो ऐसे में तकलीफ क्या है? क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं डिजिटल?
नहीं, ये सोशल मीडिया फेसबुक पे राष्ट्रीय जनता दल छाया रहता है, ये बात सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ एक वातावरण बन गया और तमाम लोग एनडीए को और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा करके एक युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव को सत्ता देना चाहते हैं। इसीलिए जितने आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये राजद के लोग नहीं है, मतलब राजद के पदाधिकारी नहीं है। ये लोग ये 15 साल के कुशासन से और बिहार के पिछड़ेपन से, बेरोजगारी से, तमाम चीजें त्रस्त होकर के, बदहाल शिक्षा व्यवस्था से, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से, तमाम तरह की जो से लोग तंग आ चुके हैं। 15 साल का एक लंबा समय था, इसलिए जनता मन बना चुकी है और आम जनता राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में पोस्ट कर रही है, जिसे लोगों को लगता है कि ये तमाम चीज और या तेजस्वी जी के पोस्ट को लोग शेयर करते हैं, टैग करते हैं, लाइक करते हैं, ये सत्ता परिवर्तन के विरोधी है। ये सत्ता परिवर्तन के संकेत, टेक्नोलॉजी हमारा नहीं है। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो लोग सोशल मीडिया पर राजद के झंडा धो रहे हैं या आपके समर्थक हो रहा हो नीतीश कुमार के विरोधी है, एक बड़ा व्यापक इनकम्बेंसी आपके हिसाब से बिहार में लागू है। तो फिर डिजिटल कहीं ना कहीं कैंपेन आप लोगों ने किया था इस बार, डिजिटल संवाद आप भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और डिजिटल कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता को भी जुड़ा जा रहा है आपके यहाँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी अपोनेंट पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नहीं है। मास पार्टी के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, किसी भी मामले में राष्ट्रीय जनता दल एक सशक्त रूप अपना चुका है। खासकर नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व संभालने के बाद बिहार के अधिकांश युवा, तमाम जाति बिरादरी के युवा, तमाम बंधन को तोड़ते हुए तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री के रूप में एक देख रहे हैं और तमाम टेक्नोलॉजी से लैस है हमारे आज बिहार के युवा और तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में आना है। जब युवा जिसके साथ होगा तो टेक्नोलॉजी उसके साथ होगा और जिसके साथ टेक्नोलॉजी साथ होगा, युवा साथ होगा, सत्ता उसके कदमों में होगी। 2019 में हमने देखा था सर कि एक बड़ी हार हुई थी महागठबंधन की, आपकी पार्टी कहीं खाता नहीं खोल पाई थी और आप सभी ने इन सभी अपने जो हार हुई थी इसका जिम्मेवारी ठहरा दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इस बार अगर सब कुछ ठीक नहीं रहेगा तो आप कोरोना काल पर और डिजिटल चुनाव पर एक फोड़ दीजिएगा। नहीं, देखिए, वो पिछला जो चुनाव हुआ था वो 5 साल मोदी सरकार के नाम पर हुआ था, समझा जाए। वो बिहार सरकार की उपलब्धि पर नहीं हुआ था या बिहार सरकार के फेल्योर पे नहीं हुआ था, वो केंद्र के एनडीए सरकार पर हुआ था। और उस मामले में यह सही है कि हमारे पास मजबूत विपक्ष पूरे देश में हम नहीं दे पाए, जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, उनकी नाकामी को ठीक से नहीं बता पाए और एक अच्छा विकल्प हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दे पाए, जिसके कारण हमें हार हुई। और बिहार में 15 साल का लंबा समय है और हर मोर्चे पर बिहार फेल किया है। ये एनडीए सरकार के नीति आयोग से लेकर तमाम तरह के का रिपोर्ट यह बताता है कि हर क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य साबित हुआ है। अब 15 साल एक युग होता है और यहाँ एक मजबूत विपक्ष तेजस्वी यादव है, जिसकी लोकप्रियता पूरे देश में इतने कम समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता पूरे देश में इतने कम उम्र के युवा नेता को इतना कम अवधि के समय में नहीं मिला। एक मजबूत विपक्ष मिला है, इसलिए यहाँ की बात अलग होगी। केंद्र का चुनाव का मामला अलग था, केंद्र का चुनाव का बिल्कुल मामला अलग है। बिहार का युवा है, बिल्कुल तेजस्वी यादव एक युवा है और युवा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तेजस्वी यादव फेसबुक ट्विटर पर बहुत यूज करते हैं। इस प्रताप यादव आपके टिकटॉक पर है जो कि बैन हो गया है, आप खुद सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब यही बातें चुनाव के आयाम में जब आती है तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? बदलाव तो अच्छा ही होता है। इस देश में कंप्यूटर आया तो उससे बहुत फायदे हुए, रोजगार के नए साधन निकले, लोग और तरक्की कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? ये स्पष्ट सवाल नहीं आ पाया। टेक्नोलॉजी के इशू, नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, टेक्नोलॉजी का ये कह रहा था कि टेक्नोलॉजी देश में आई थी तो कहीं ना कहीं युवाओं के कंधे पर बैठकर ही आई और इसने सबसे ज्यादा युवाओं को ही फायदा पहुंचा। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया में खासतौर पर फेसबुक में काफी एक्टिव रहते हैं, आप खुद एक्टिव रहते हैं और आपके तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं टिकटॉक और अन्य ग्रहों पर काफी अच्छे से काम करते रहे हैं। ऐसे में इस बदलाव से डर क्यों रही है? डिजिटल चुनाव है तो होना कीजिए। नहीं, हम इस बात को राष्ट्रीय जनता दल समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति और समाज के कमजोर तबका
की बात करता है। और हमारे जो लोग हैं, जिसकी हम राजनीति करते हैं, जिसके हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम यह जानते हैं उसमें एक बड़ी आबादी अभी एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं करता है, वो अभी फेसबुक व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, आधी आबादी। और हम उसी का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय जनता दल उसी का प्रतिनिधित्व करता है। खास के दलित समाज, अति पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, जो एकदम कम पढ़े लिखे हैं, जिनके घर में शिक्षा नहीं है, ये नहीं है। ऐसे सही बता दें, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है, एक अच्छे प्रोफेसर को भी आप देखेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। भले उनके बच्चे 10 साल के 12 साल के बहुत अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझना आज हर तरह की पढ़े लिखे लोग को भी समस्या होती है। तो ऐसा है। अंतिम सवाल है आपसे, अंतिम सवाल है, आप भी इस बार ऑनलाइन ही भरिएगा, कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अब जब चुनाव की सारी चीजें तय हो चुकी हैं, नियम भी बन गए हैं, आपने कहीं ना कहीं माजी जी को भी बाहर कर ही दिया है, तो अब चुनाव में आप कितना कॉन्फिडेंट है अपने पक्ष को लेकर, महागठबंधन की स्थिति को लेकर, तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं कहा सकता है जो उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करके इस बार तेजस्वी को सीएम बनाना है, आप लोगों को क्या लगता है, हो पाएगा इसका? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। बिहार में की जो अभी सूरत हाल है, खास करके कोरोना का जो संकट हमारे यहाँ दुर्भाग्य से आ गया, वह एक तरह से या पूरी तरह संदेश दे दिया कि यहाँ पे क्या हालात हैं, हर क्षेत्र के क्या हालात हैं, यहाँ मिशनरी कैसे काम कर रही है, यहाँ के पदाधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, 15 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, ये हम लोग जानते थे। हम पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते हम यह जानते थे कि बिहार में शिक्षा में सबसे बदतर स्थिति बिहार की है, स्वास्थ्य में सबसे बदतर स्थिति है, तमाम क्षेत्रों में अपराध रोक पाने में सबसे बदतर स्थिति, हम तमाम बातों को जानते थे। लेकिन आम जनता को लगता था हेडलाइन मैनेज करने वाले ये लोग हैं, ये लोग हमेशा मीडिया को मैनेज करके, हेडलाइन को मैनेज करके सुशासन बाबू, विकास पुरुष की अपने आप को संज्ञा देते रहे। लेकिन अभी जो संकट बाढ़ का हर साल आया है, अभी जो कोरोना संकट आया है, किसी भी चीज में पूरे देश में सबसे खराब प्रदर्शन किया है इस बीमारी को रोक पाने में, बेहतर इलाज सुविधा देने में, उसमें बिहार आया है। और जिस तरह अप्रवासी जो हमारे बाहर के श्रमिक लोगों के साथ जिस तरह का इन लोगों ने व्यवहार किया, यह भी समझ में आया कि यहाँ की जनता से कितना प्रेम करते हैं। तो अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। 15 साल के शासन में बिहार पूरी तरह हुआ है। युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव से आशा भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। उनके पास सिर्फ समस्या ही नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान करने के लिए एक विजन है, और वो विजन रख करके एक इस तरह का तैयार करके तब वो जनता के बीच जाएंगे कि उनके पास बिहार के उत्थान के लिए क्या स्कीम है, क्या कार्य योजना है। ये तमाम तरह का स्ट्रेटजी हमारा पहले से बना हुआ है। सबसे प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार के मामले में जो बिहार सरकार फेल की है, युवाओं को रोजगार देना और तमाम तरह की शिक्षा को सुधारना, जो पुराने पद्धति पे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उन तमाम चीजों को सुधारना और बिहार में इस तरह के ऐसा वातावरण पैदा करना कि बिहार चंद विकसित राज्यों की श्रेणी में कैसे आएगा। जो आज बिहार जो लगातार पिछले 15-20 वर्षों से जिस हालत में था, आज भी उसी हालत में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में कैसे लाना है, यह विजन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। बिहार का युवा एक मौका देना चाहता है तेजस्वी प्रसाद यादव को। हम महागठबंधन के लोग, तमाम लोग यह मान चुके हैं और बिहार की जनता यह मान चुकी है कि आने वाला दिन तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो महागठबंधन होगा उसका आएगा। अब नीतीश कुमार जी का 15 साल बहुत हो गया, 15 साल से ज्यादा अवधि हम भी नहीं मांगते। हम भी नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव को 25 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाइए, आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाइए महागठबंधन को। अगर रिजल्ट अच्छा दे सके तो आप पुनः उनको रिन्यूअल दीजिएगा, अगर नहीं दे सके तो सत्ता से हटा दीजिएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अतुल जी, अपनी बातों को रखने के लिए बहुत धन्यवाद। न्यूज बिहार और भारत लाइव के इस महापंचायत में आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आ गई हैं, इसलिए हम आपसे विदा लेंगे। हम और अपने गेस्ट को मौका देंगे। अगर कुछ और लोग भी जो बैक स्टेज में हैं, राजीव मिश्रा जी शायद हैं, उनको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। हम देखते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। दर्शकों को बताने के लगातार हमारा मंच महापंचायत जारी है। आप देख सकते हैं महाभारत की हमने जारी है। ये महाभारत अब भारत लाइव जो हमारा था वो महाभारत लाइव हो गया, और चुनाव तक ये महाभारत लाइव आपको लाइव इसी तरह से दिखाता रहेगा। बिहार की कोई भी समस्या हो, कोई भी खबर हो, आप एक नजर में इस चैनल को देख सकते हैं। कोई भी लाग लपेट नहीं, खबरें जिस हिसाब से आती हैं उसी हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। और खास बात यह है कि सत्ता हो, विपक्ष हो या फिर
तीसरा मोर्चा, हम सबको मौका देंगे अपने इस लाइन में। अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर से संपर्क करके आप रोज जो ये शो होने वाला है महापंचायत, इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको किसी पार्टी की प्रवक्ता होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हैं, तो आपको हम इस लाइव चर्चा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं देती है, वो भारत लाइव भी आपके लिए करता है। अब तक ये दो तरफा संवाद हमारा आपका जारी रहा है। कुछ लोग बैक स्टेज में अगर है, तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर रवि किसान मतलब जुड़े हुए थे बीच में, काफी देर तक वो मौजूद थे, क्या वो जुड़ना चाहेंगे दोबारा, क्योंकि उनकी बात को भी रखना बहुत जरूरी है। अगर संभव हो तो उन्हें जोड़ा जाए, अगर नहीं हो सकता है तो बताइए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए, शायद राजीव मिश्रा जी का नेटवर्क इशू है, वो जुड़े थे हमारे साथ, काफी उन्होंने वेट किया, उनकी बातें हम नहीं सुन पाए। थोड़ी देर में पंचनामा के एपिसोड में राजू मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है आज, वो आपको बताएंगे। मांझी जी को मनाने के लिए दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, क्या कुछ करेंगे बिहार में, क्या सोचा है उन्होंने वीआईपी के भविष्य को लेकर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया है मांझी के जाते ही, आखिर महागठबंधन में अगली बारी किसकी, अगला नंबर किसका, कौन आएगा या कौन जाएगा। बिहार में परिस्थितियां महागठबंधन की भी ऐसी है कि जेएमएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल और कहीं ना कहीं सपा बसपा भी माफ कीजिएगा इंतजार में है कि उन्हें इस चलती बस में बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि न्यूज में आप ने पहले ही बता दिया है, मांझी जी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये बस एक खाना पूर्ति थी जो कल कर दी गई। आपको आज जो महापंचायत के दौरान हमने डिबेट दिखाया, डिबेट हमने साबित कर दिया कि सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी इस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर और खास तौर पे ट्रेडिशनल वे, यानी पौराणिक तरीके से जो परंपरागत चुनाव होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ न हो, क्योंकि पिछली बार दूध का जला छाछ भी फूंक कर पिएगा। कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछली बार जो हार हुई थी उसे ईवीएम पर थोपना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं इस बार के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को आपको समझकर चलना होगा। जहां कैंडिडेट्स को अपने नॉमिनेशन में ऑनलाइन ही करने होंगे, वहीं उन्हें जो राशि होती है जमा करने के लिए सिक्योरिटी, वो भी ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और आपकी कीमत दिखाने के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बिंदु हमने तैयार किए हैं, हमारी टेक्निकल टीम ने बैठकर तैयार किए हैं, पूरे 10 पेज 12 पेज के जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस है, इसमें से 10 बिंदु मैं खोज कर लाया हूँ। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या खास बातें हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कोविड मरीजों को मतदान के लिए अंतिम समय में मौका दिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य को जांच करके देखते हुए कि क्या वो स्थिति में है वोट करने की। दूसरा, बैलेट पेपर को लेकर जो कहा गया था पहले, मांग भी की गई थी महागठबंधन से कि इसे एक्सटेंड न किया जाए, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है फिर भी, और अब विकलांगों को भी ये मौका मिलेगा कि वो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कर सके। इसके अलावा उम्र दराज लोगों को भी, 80 साल से ऊपर के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। उसके अलावा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने मतदाताओं के लिए अलग निर्देश जारी किए जाएंगे, यानी एक और निर्देश आएगा जिसमें क्वारंटीन सेंटर या फिर वैसे जगह जहां पर कहीं ना कहीं उनको कंटेनमेंट में भेज दिया गया है, उस जगहों पर भी अलग निर्देश आएंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र का सैनिटाइजेशन होगा, प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। इसके अलावा निर्वाचन कर्मियों का भी तापमान लगातार जांच किया जाएगा, दिन में 3 बार यह होगा। रोड शो के लिए प्रत्येक 5 वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा, और पहले ये संख्या 10 वाहनों के लिए थी, और सुरक्षा कर्मी के लिए वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इसे 5 में तक लिमिट कर दिया गया है। उसके अलावा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना और जनसभाओं और रैलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी जनसभाएं और रैलियां आप कर सकते हैं, लेकिन उसके जो दिशा निर्देश है कोविड-19 को लेकर, उसको फॉलो करते हुए। फिलहाल परिस्थिति है कि बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, और इस परिस्थिति में ही लग रहा है कि चुनाव होंगे। तो इन परिस्थितियों का आदी लगभग बिहार के लोग हो चुके हैं, और इसी का आदी बनना पड़ेगा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी। 5 लोगों को अपने साथ लेकर डोर टू डोर घूम सकते हैं, आप लोगों से वोट मांग सकते हैं, लेकिन जनसभाओं के दौरान अगर आपको कंप्लेन बार बार आती है
तो पहली दूसरी बार में आपको हो सकता है केस हो जाए, तीसरी बार हो सकता है कि आपकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाए। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन अपने विवेक पर छोड़ेगा और उस जगह के जो लोकल प्रशासन है उसके हाथ में भी बहुत सारी ताकतें रहेंगी। और कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि सरकार जिस तरीके से अभी फिलहाल जदयू के हाथ में है, बिहार में एनडीए के हाथ में है, तो हो सकता है कि इसका फायदा एनडीए को मिल जाए। इन सभी मुद्दों के अलावा कई मुद्दे लगातार बिहार की राजनीति में भी गर्म है, ज्वलंत है। इन मुद्दों पर आपको बहुत जल्दी पंचनामा, खूंटा ठोक के और रातों रात के माध्यम से हम खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस महापंचायत में इतना ही। आज के महापंचायत को देखकर आपको कैसा लगा और ये कौन से भारत नायकों को कैसा लग रहा है जरूर बताइए। इसी तरह से खबरें लगातार जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करके सी ऑल कर दीजिए या उसको फेवरेट कर दीजिए ताकि आपको हमारी खबरें फर्स्ट हैंड पहली उसमें मिले। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।